हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के विषय में हम पढ़ रहे हैं और आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक विदेशी बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा भारत में धार्मिक एवं सामाजिक जो क्रियाकलाप किए जा रहे थे, सुधार के कार्यक्रम किए जा रहे थे, भारत के हिंदू धर्म दर्शन को महत्व दिया जा रहा था, उस संबंध में ये सोसाइटी जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी उभर कर सामने आती है। और इसमें हम जो है कई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि इसकी हम पहले स्थापना की बात करेंगे, कहाँ स्थापना हुई, किसने स्थापना की, और इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी से एक बहुत प्रमुख व्यक्तित्व का नाम जुड़ा हुआ है जिनको हम एनी बेसेंट के नाम से जानते हैं। एक महिला है एनी बेसेंट, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे क्योंकि भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के क्रियाकलाप हैं उसमें मुख्य रूप से एनी बेसेंट का योगदान है। और फिर हम इनकी विचारधारा पे बात करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन लिखने को दिया जाता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको हर एक समाज सुधारक, हर एक संस्था जो सुधारकों के द्वारा स्थापित की गई, उनकी विचारधारा में क्या क्या खास चीज़ें हैं वो जरूर से मालूम होना चाहिए। तो स्थापना की बात करें, अगर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं तो यह विदेश में स्थापित की गई एक सोसाइटी थी, यानी इसकी स्थापना भारत में नहीं की गई थी। सबसे पहले इसकी स्थापना जो है वो 1875 में न्यूयॉर्क में की गई। न्यूयॉर्क में की गई और इसकी जो संस्थापक हैं वो एक महिला थी, एक रूसी महिला जिनका नाम था मैडम ब्लावात्स्की। एक रूसी महिला मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा इसकी संस्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी, यानी अमेरिका में की गई थी 1875 में। एवं इनके साथ जो इनके सहयोगी हैं वो वहाँ के एक सेना के कर्नल थे। सेना के कर्नल ये यूएसए के हैं, वहीं अमेरिका की सेना के कर्नल थे एम एस ऑलकॉट। एम एस ऑलकॉट, दो लोगों का नाम इनके संस्थापक के रूप में लिया जाता है। रूसी महिला मैडम ब्लावात्स्की, अगर पूरे नाम की बात करें तो इनका नाम था मैडम HP ब्लावात्स्की। पूरा आप लिख लीजिए, मैडम HP ब्लावात्स्की, जो एक रूसी महिला थी, रहने वाली रूस की थी, बहुत बुद्धिजीवी थी, दर्शन का बहुत ज्ञान था। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में की थी। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो प्रमुख कार्य क्षेत्र है जिसके लिए ये जानी गई वो भारतवर्ष रहा। इसके सदस्य भारतीय दर्शन से बहुत प्रभावित थे और भारतीय प्राचीन धर्म हिंदू धर्म के समर्थक थे। एवं यहाँ का योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, इन सब चीज़ों को महत्व देते थे, इनसे प्रभावित थे और इसके प्रचार प्रसार में लगते हैं ये लोग। और इन्होंने भारत के बहुत से लोगों को प्रभावित किया क्योंकि भारत के लोगों ने देखा, खासकर यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से विदेश से आए हुए बुद्धिजीवी लोग भारत के धर्म एवं दर्शन को अपने जीवन में इतना महत्व दे रहे हैं, तो हम स्वयं जो उससे संबंधित है फिर क्यों ना हम अपने धर्म को उन्नति के मार्ग पे ले चलें। तो इस प्रकार से इसको आप कह सकते हैं, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो आप कह सकते हैं विदेशी, इसके विषय में एक सेंटेंस आप लिख लें, विदेशी बुद्धिजीवियों द्वारा भारतीय धर्म एवं दर्शन को प्रोत्साहन। इस सोसाइटी के द्वारा भारतीय धर्म एवं दर्शन को महत्व दिया गया। हालांकि इसमें जितने भी ज्यादातर कार्यकर्ता थे वो सब विदेश से संबंध रखते थे। संस्थापिका रूस की हैं, यूएसए अमेरिका के कर्नल एम एस
आलकाट, इनके द्वारा स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में था। इसके बाद 1875 में स्थापना हुई। 1879 में इसका मुख्यालय जो है वो बंबई को बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ आ गया? बंबई, यानी भारत में इसका मुख्यालय आ जाता है। और शीघ्र ही 1882 में इसका जो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय है, यानी प्रमुख प्रधान मुख्यालय कहाँ बन गया? अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय ये बनाया गया मद्रास में। मद्रास में अड्यार नाम का एक स्थान है, अड्यार, वहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बनाया जाता है। और इस प्रकार से भारत में इसका जो कार्य है वो प्रारंभ होता है। और इसकी शाखाएं आप देखते हैं, मद्रास के अलावा इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, बंगलौर, इन सब जगहों पर इसकी शाखाएं खुलती चली जाती हैं। और बहुत सारी शाखाएं थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में खोली जाती हैं और अपना ये प्रचार प्रसार का कार्य शुरू करते हैं। जो मुख्य रूप से हम बात करेंगे वो एनी बेसेंट के विषय में बात करेंगे, क्योंकि भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्य दिखाई पड़ता है और हमारे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो कार्य दिखाई पड़ता है वह मुख्य रूप से एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। तो एनी बेसेंट किस प्रकार से थियोसॉफिकल सोसाइटी में आई, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। ये एक आयरलैंड की आयरिश महिला थी। ये एक आयरिश महिला है। सबसे पहले आप इस पे बात करें, ये एक आयरिश महिला है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि एनी बेसेंट कहाँ की निवासी थी। तो यह एक आयरिश महिला है, आयरलैंड की रहने वाली है और 1888 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य, और ये भारत से नहीं जुड़ी थी, ये इंग्लैंड में सदस्य बनी थी। इंग्लैंड में इन्होंने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ली वो इंग्लैंड में ली और ये आयरिश महिला हैं। इसके बाद 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ, जहां पर भारत से हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद ने जाकर के अपने ओजपूर्ण भाषण के द्वारा पूरे विश्व में जो नव हिंदू धर्म की जागृति, भारतीय धर्म की जो है ख्याति को विश्व तक लेकर के वो गए। उसी विश्व धर्म सम्मेलन में एनी बेसेंट भी शामिल हुई थी। 1893 में ये जो है विश्व धर्म सम्मेलन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन विश्व धर्म सम्मेलन में शरीक हुआ था, तो वहां पर एनी बेसेंट को आप टिक करेंगे। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो। शिकागो शहर जो है वो अमेरिका में स्थित है। आप हमें कमेंट करके बताएं, अगर आप मैपिंग अच्छे से किए हैं तो आप बताइए शिकागो शहर अमेरिका की किस झील के किनारे, किस झील के तट पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसका जवाब देते हैं मैं निश्चित रिप्लाई करूंगा उसका। तो विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो, वहां पर ये सम्मिलित होती हैं, सम्मिलित हुई। विश्व धर्म सम्मेलन से वापस आने के बाद हमने देखा था कि 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, वहां से वापस आकर के स्वामी विवेकानंद ने यहां पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो वैसे ही जब विश्व धर्म सम्मेलन से वापस आई एनी बेसेंट, इनको बसंती देवी भी कहा जाता है, इनको मां बसंती भी भारतीय लोग कहते हैं। आप कहीं पे नोट डाउन कर लें, इनको मां बसंती भारतीय लोग कहते थे। भारतीय लोग, क्योंकि बेसेंट नाम इंग्लिश का नाम है, उसी से जो है बसंती नाम इनका रखा गया। और बसंती देवी, महात्मा गांधी जैसे जो नेता थे वो इनको बसंती देवी के नाम से पुकारते थे। जैसे आप इसमें गांधी जी लिख लीजिए, गांधी जी हैं इत्यादि जो बड़े नेता थे वो इनको बसंती देवी भी कहते थे। एनी बेसेंट तो इनका नाम था ही। तो ये जो है वहां से वापस आई 1898 में वाराणसी में
1898 में वाराणसी में इन्होंने जो काशी नरेश थे उस समय, काशी नरेश महाराज प्रभु नारायण सिंह, वाराणसी में काशी नरेश महाराज प्रभु नारायण सिंह से इन्होंने जमीन प्राप्त की और वहां पे एक शैक्षणिक संस्था खोली, एक विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, कॉलेज की स्थापना। सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी में इन्होंने स्थापित किया और उसके लिए काशी नरेश महाराज प्रभु नारायण सिंह ने जो है काफी जमीन मुहैया कराई थी, उपलब्ध कराई थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज वर्तमान समय में आप इसको एक बहुत बड़ी और बहुत फेमस यूनिवर्सिटी के रूप में जानते हैं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जानते हैं। इसको जो है बाद में 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयास से, उन्हीं के द्वारा, ये लॉयर थे, उन्हीं के प्रयास से ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना हुई इसकी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में जो है इसकी स्थापना होती है और वही आज इसे BHU के नाम से आप जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में अगर संस्थापक की बात आती है तो आप पंडित मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट का नाम टिक करेंगे। दोनों लोगों को इसके संस्थापक माना जाता है। हालांकि मुख्य रोल जो है इसको, एनी बेसेंट भी बहुत पहले से प्रयासरत थी कि बनारस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, लेकिन अंग्रेजी सत्ता से इनका बहुत अच्छा तालमेल नहीं बन पा रहा था विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाह रहे थे। दोनों के लक्ष्य एक समान थे, दोनों समाज सुधारक थे। दोनों के अच्छी नियति के कारण इन दोनों लोगों की मुलाकात हुई और एक ही लक्ष्य होने की वजह से कुछ मदद एनी बेसेंट के द्वारा की गई और बाकी जो कानूनी मदद है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट पास कराने की जरूरत थी, वो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा करवा ली गई अंग्रेजी सत्ता से और इस प्रकार से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के दरवाजे खुल गए। तो यहाँ पर 1916 में इसकी स्थापना हुई, 1915 में ये एक्ट पास हुआ था। तो ये जो है विद्यालय की स्थापना हुई। 1907 से एनी बेसेंट का कार्य जो है बहुत तेज गति से भारत में दिखाई पड़ता है। यहां पर 1907 में जो कर्नल आलकाट की मृत्यु हो गई, कर्नल आलकाट जो इसके अध्यक्ष थे, हमने यहां पर देखा था MS आलकाट संस्थापक थे, वो बाद में अध्यक्ष बने 1907 तक वो रहे। कर्नल आलकाट की मृत्यु हुई और एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट अध्यक्ष बन गई किसकी? थियोसोफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट यहां से अध्यक्ष बनती हैं 1907 से और उसके बाद इन्होंने भारत में बहुत सारे कार्य, समाज सेवा, सामाजिक धार्मिक रूप से किए। विद्यालय तो इन्होंने पहले ही स्थापित कर ही दिया था, जो आगे चल करके 1916 में विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया। और इन्होंने जो है एक और बड़ी संस्था की स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय। जब हम स्वतंत्रता के आंदोलन पढ़ते हैं तो वहां पे हम पढ़ते हैं होम रूल आंदोलन। तो स्वराज्य की जो मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जा रही थी, उन्होंने भी होम रूल की स्थापना की थी और एनी बेसेंट ने भी होम रूल की स्थापना की थी। तो यहाँ पे जो अगली सबसे प्रमुख स्थापना है वो होम रूल की स्थापना है। होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में की गई। इसकी स्थापना जो है एनी बेसेंट द्वारा की गई। ये कहां की गई? ये मद्रास में की गई।
जहां इनका मुख्यालय था मद्रास में जो है एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। अगर होम रूल लीग की बात करें कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, तो वो पूना में की गई थी। जब हम आगे होम रूल लीग आंदोलन वगैरह पढ़ेंगे तब हम वहां बाल गंगाधर तिलक की भी चर्चा करेंगे और इस होम रूल लीग की भी हम वहां पे विस्तार में चर्चा करेंगे। यहां पर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में बात कर रहे हैं, तो इतना काफी है कि 1914 में जो है एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई और यह एक बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत लीग थी। इसकी शाखाएं बहुत ज्यादा थी क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखाएं पहले से जो है फैली हुई थी। उन्हीं का उपयोग जो है इसके कार्यालय के रूप में भी किया गया और इसने जो है भारतीय जो स्वराज आंदोलन था, स्वराज आंदोलन, इसमें जो है भाग लिया, आंदोलन में भाग लिया था। भारत के जो स्वराज आंदोलन में भाग लेने वाला होम रूल लीग की बात की जाती है तो वो यही है। इसके बाद 1917 में एनी बेसेंट जो है 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षा भी बनी। यानी कि 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता था अलग अलग जगह पे हर वर्ष, तो वहां पे कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी ये। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती हैं और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में जानी जाती हैं। इसके पहले कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी। तो आप यहां नोट कर सकते हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष। हालांकि जब क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो भारतीय थी वो सरोजिनी नायडू थी। क्वेश्चन दो प्रकार से आएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट का नाम आप टिक करेंगे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वहां पे सरोजिनी नायडू का नाम आप टिक करेंगे क्योंकि एनी बेसेंट जो है वो एक आयरिश महिला थी। हालांकि इन्होंने भारतीय हिंदू धर्म को इतना आत्मसात किया था कि ये हिंदू बन गई थी, लेकिन फिर भी ये महिला जो है वो आयरिश महिला थी। तो जब भारतीय महिला की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू को टिक करेंगे और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो एनी बेसेंट को टिक करेंगे। तो इस प्रकार से होम रूल लीग और कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी और इसके बाद इन्होंने अपना जो राजनीतिक जीवन है उससे संन्यास ले लिया था इन्होंने 1924 में। 1924 में आप बेलगांव का पढ़ेंगे, बहुत ही फेमस एक सम्मेलन हुआ था। बेलगांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, उसमें जो है एनी बेसेंट ने भाषण दिया था और कहा था कि मैं अब अपने राजनीतिक जो सक्रिय राजनीति है उससे संन्यास ले रही हूं और आगे केवल समाज सेवा के कार्यों से जुड़ी रही। और फिर 1933 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1933 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जीवन पर्यंत ये भारतीय समाज और उससे जुड़े लोगों को अपनी सेवाओं के द्वारा लाभान्वित करती रहीं। इनकी अगर विचारधारा की बात करेंगे, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखें कि इनकी विचारधारा क्या थी। हम बात करें विचारधारा की अगर, तो विचारधारा में आप नोट करेंगे कि ये हिंदू धर्म से प्रभावित थी, खास करके भारतीय दर्शन, भारतीय हिंदू दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत, ये सभी जो प्राचीन हिंदू धर्म के दर्शन थे उनसे ये प्रभावित थी और आत्मा की अमरता में विश्वास है
आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको ये मैं बता रहा हूं कि पुनर्जन्म में विश्वास है। कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत मैं आपको बता चुका हूं पीछे क्या है। कर्म के सिद्धांत में इनको विश्वास है। और जितनी भी सामाजिक बुराइयां, जैसे कि बाल विवाह, कन्या हत्या आदि का इन्होंने विरोध किया है। सामाजिक रूप से इन्होंने सभी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास भी किया है और भारतीय दर्शन को इन्होंने प्रचारित और प्रसारित किया है। विदेशियों के द्वारा किया जाने वाला यह सबसे सराहनीय प्रयास थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसमें कि विदेशी बुद्धिजीवियों के द्वारा भारतीय दर्शन को बहुत प्रभावी तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया गया था। तो इस प्रकार से ये इनकी विचारधारा जो है निकल के आती है। कुछ मैगजीन इनके द्वारा निकाली गई, उनके विषय में आप लिखें। जैसे कि एक मैगजीन निकाली गई थी कॉमनवील एक पत्रिका थी। ये पत्रिकाएं हैं इनकी, कॉमनवील पत्रिका और न्यू इंडिया, दो पत्रिकाएं थी जिनके माध्यम से एनी बेसेंट की विचारधाराएं छपती रहती थीं। और ये दोनों अंग्रेजी की पत्रिका थीं। ये दोनों अंग्रेजी भाषा में हैं और दोनों ही साप्ताहिक हैं। तो ये एनी बेसेंट की दो पत्रिकाएं, जो उस समय होम रूल लीग आंदोलन के समय भी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से प्रयोग किया गया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में इतना बहुत है आपके सिलेबस के हिसाब से। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।